कि पब्लिक जो है पैसे बचाने के लिए नहीं जाती हाईकोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। ये मेरे साथ हुआ था सर, एग्जैक्टली मेरे हाईकोर्ट साथ ही एक्सेप्ट हुआ नहीं था। करेगा। हाईकोर्ट बोलेगा जब रेमेडी आपके पास अवेलेबल है नीचे 156 और सेक्शन 200 नहीं, यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर बात क्या आ रही है? यहाँ पर बात आ रही है कि ऑफिसर इंचार्ज को दिया गया और वो केस रजिस्टर करने से इनकार किया। डजंट मैटर, 154(3) में जाएंगे एसपी के पास। नहीं तो बताया तो, एसपी के पास गए, नहीं लिया, मजिस्ट्रेट के पास गए, देखिए नहीं क्या लिया। होता है कि 154(1) में हम जाएंगे थाने के पास, थाना कुछ नहीं करेगा। हम जाएंगे 1 वीक के अंदर 154(3) में एसपी के पास, वो भी कुछ नहीं करेगा। वो वापस उसी के पास भेज देगा जो भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी है, उसी से पूछेगा। हम राइट टू इंफॉर्मेशन में कंक्लूजन रिपोर्ट लेंगे जो ललिता कुमारी अमेंडमेंट 5 मार्च 2014 का, जैसे 6 हफ्ते के अंदर इनको रिप्लाई देना रहता है, कंक्लूजन रिपोर्ट देनी रहती है, जैसे निष्कर्ष रिपोर्ट कहते हैं, एनडी में फाइनल रिपोर्ट की आपने क्या जांच करी। वो सारे बिंदुओं पर जितने भी विटनेसेस को उन्होंने एग्जामिन किया होगा, जो डिपोजिशन लिए होंगे, वो सारे जो उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए होंगे वो पता नहीं होंगे, पर वो देते नहीं। 3, 2, 1। हेलो, नमस्कार सभी को। मैं रश्मि बाला आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल के द्वारा आयोजित किया गया है। एचआरपीसी एक ऐसी संस्था है जो मानव अधिकारों की रक्षा और न्यायिक सुधार के लिए काम करती है। तो जानते हैं हम एचआरपीसी के बारे में पहले थोड़ा सा। तो इसके लिए एचआरपीसी गवर्नमेंट को लेटर्स भी लिखती है और कई प्रॉब्लम्स पे जांच की मांग भी करती है। जैसा कि आप जानते हैं एचआरपीसी वेबिनार सेमिनार करते रहते हैं। वेबिनार इसलिए होते हैं ताकि आप जागरूक बने और आपको ट्रेनिंग मिल सके। तो सो दैट ट्रेनिंग मिलेगी तो आप वर्क कर पाएंगे और लोगों की हेल्प कर पाएंगे, और जो भी बेसिक नॉलेज होती है किसी चीज के बारे में वो आप गेन कर पाएंगे, कोई भी लीगल नॉलेज ह्यूमन राइट से रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली आज का टॉपिक है फॉल्स केसेस, जुडिशियल करप्शन सॉल्यूशन एंड लीगल राइट्स। एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा जो बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। हमारा उद्देश्य है कि हम आज एक्सपर्ट से जाने कि कैसे हम न्यायिक भ्रष्टाचार का समाधान ढूंढ सकते हैं और अपने कानूनी अधिकार को समझते हुए उसका सही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चीफ स्पीकर एडवोकेट शैलेश कुमार जी, जो कि झारखंड हाईकोर्ट में एक्सपीरियंस एडवोकेट है। झारखंड गवर्नमेंट साथ भी काम कर चुके हैं। एचआरपीसी झारखंड के स्टेट लीगल एडवाइजर भी हैं। ठीक है, तो आज के वेबिनार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, नेशनल, स्टेट, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का योगदान एचआरपीसी के लक्ष्यों को सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, और जो भी इस वेबिनार में अभी सम्मिलित हुए हैं उन लोगों का भी धन्यवाद। मेरा नाम शैलेश कुमार है और मैं झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और लीगल सर्विसेज ऑन एवरी मैटर ऑल ओवर इन इंडिया एंड अब्रॉड टू। लेकिन फिर भी जैसा वेबसाइट में शो कर रहा है, मैं इस टॉपिक को चूज किया हूँ, फॉल्स केसेस, जुडिशियल करप्शन सॉल्यूशन एंड लीगल राइट्स। तो ये चीज़ मुझे बहुत काफ़ी प्रभावित करता है कि ताकि हम अपने सिटीजन, देश के सिटीजन्स को इस चीज़ से जागरूक कर सकें, क्योंकि मैंने जो देखा है कि फॉल्स केसेस बहुत होते हैं। बट जो डिस्कशन करने के लिए जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो है फॉल्स केसेस, जुडिशियल करप्शन सॉल्यूशंस एंड लीगल राइट्स। तो एक्चुअल में फॉल्स केसेस से जनरल पीपल्स में ये कॉन्सेप्ट जाता होगा कि फॉल्स केसेस ये टॉपिक को क्यों रखा गया, लेकिन जो पर्सन इस चीज़ से सफ़र करते हैं उनको ये मालूम होता है कि कैसे फॉल्स केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। किसी को भी किसी से बैर निकालना हो तो किसी झूठे केस में फंसा दिया जाता है, और जनरल पीपल्स सभी लॉज के बारे में जानकारी नहीं उनके पास होता है, जिसके चलते उनको उस चीज़ को झेलना पड़ता है। उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि इससे बाहर निकले कैसे, और इस फॉल्स केसेस में उनको प्रोसीडिंग में भी इंटर कर जाना पड़ता है। पैसे की हानि होती है, समय की हानि होती है, और कई एक सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो एक्चुअल में विक्टिम है, उनको कॉन्विक्ट कर दिया जाता है, यानी सजा सुना दी जाती है। और ये सारी चीज़ होते हैं जानकारी के अभाव के कारण। अगर कोई विक्टिम है और वो चाहता है कि हम जाएं और जो भी उसके साथ ऑफेंस किया है, जो ऑफेंडर है, उसके खिलाफ में वो केस करे, लेकिन जब जाता है तो वहाँ पर भी पार्शियलिटी होती है। अब ज़्यादातर जितने भी ऑफेंडर होते हैं उनके पास हर तरह से वो मजबूत होते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, ये केस लेकर के जाते हैं, इनकी केस सही रहती है, लेकिन इनकी केस रजिस्टर होने में दिक्कत होती है, और जिनका केस जो जिसने ऑफेंस किया है उसका केस रजिस्टर हो जाता है। और
इसी के चलते बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जिसका जो विक्टिम है वो अपना केस लेकर के गया, जो ऑफेंडर है वो भी उसके खिलाफ में झूठा केस कर दिया। अंतिम में क्या होता है कि दोनों को, क्योंकि उसके पास नॉलेज की जानकारी की कमी होती है, तो वो कंप्रोमाइज के मूड में आ जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस होता है, समय का लॉस होता है, प्लस कचहरी में जितना कॉन्विक्ट नहीं होता है, कॉन्विक्शन हो जाने से जितनी प्रताड़ना नहीं होती है, उससे ज़्यादा प्रताड़ना तो होती है उसको दौड़ने धूपने में, कोर्ट जाने में, पर डेट पर अपियर होने में। कभी अपोजिट पार्टी नहीं आया, कभी जज साहब नहीं है, तारीख दे दी जाती है, फिर तारीख पर तारीख पड़ती है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छे कानून बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। उसमें जितने भी कानून होते हैं उसी से निकले हुए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकले होते हैं। और जनरल पीपल्स को ये जानकारी नहीं होता है किसी केस के रिलेटेड कि इसमें क्या सॉल्यूशन है, लेकिन उसकी सॉल्यूशंस रहते हैं। और ऐसे लोगों के चक्कर में भी फंस जाते हैं जिनको पूरा प्रोसेस नहीं मालूम होता है। अब जो ये हर देश के हर एक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स भी होते हैं। तो उन सारे फंडामेंटल राइट्स को तो हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंपेल किया जा सकता है, लेकिन लीगल राइट्स जो होते हैं उसके बारे में नॉलेज लोगों को कमी होती है। लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स किया जा सकता है, जिसमें कि 5 तरह के ये होते हैं, रिट्स होते हैं: हिबियस कॉर्पस, को वारंटो, सर्टिनरी, मंडामस एंड को वारंटो। इस तरह के 5 रिट्स होते हैं। उस 5 रिट्स के जरिए भी जो इसी से जुड़ा हुआ है जुडिशियल करप्शन भी, जिसका सॉल्यूशन भी जुड़ा हुआ है। उससे अगर किसी तरह के अदालत में किसी तरह के प्रोसेस में अगर दिक्कत होता है और पब्लिक को सफर करना पड़ता है, तो वो उस रिट के माध्यम से हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से ये ऑर्डर करवा सकते हैं कि उनका ये राइट है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन से निकले हुए कानून से जो उनका ये राइट है जिसको नहीं सुना जा रहा है, उसमें हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना रिट फाइल कर सकती रीड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि इसमें ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ किया जाए। ठीक है? उसमें किसी भी चीज़ के लिए गवर्नमेंट को, इवन सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, उसको भी कंपेल किया जा सकता है इस डायरेक्शन के द्वारा, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के द्वारा। और जैसा हमने बताया कि 5 तरह के रिट होते हैं। हर रिट का अलग-अलग कारण होता है। उस कारण के तहत जो है वो उसी रिट के लिए अप्लाई किया जाता है। हर चीज़ का अलग-अलग मतलब होता है। उसके द्वारा उस रिट को फाइल करने के बाद जो है हाई कोर्ट जो है उसके बाद सारी चीज़ का हियरिंग करता है, सुनवाई करता है और उस तरह का डायरेक्शन देता है, डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन देता है, और उसको लॉस के लिए वो करने के लिए कंपेल किया जाता है। ये आर्टिकल 226 के तहत होता है। इसके अलावा भी एक आर्टिकल 227 होता है। आर्टिकल 227 में कोर्ट को का एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होता है। वो उस पावर के तहत हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट को डायरेक्शन दे सकता है। तो 226 और 227 के तहत जो है हाई कोर्ट के पास ये रीट का पावर होता है, 227 में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। उसी तरह से 32 में भी सुप्रीम कोर्ट को पावर होता है। साथ ही कई एक सारे क्रिमिनल केसेस में जो लोगों को सफर करना पड़ता है, उसमें सीआरपीसी में प्रोविजन था, अब तो आ गया, बीएनएसएस आ गया है। सीआरपीसी में भी बहुत सारे प्रावधान थे जो कि लोग इन्फोर्स नहीं करते थे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। हालांकि वो कानून भी बहुत अच्छा था और उसमें सारी बातें दी गई थी, कैसे जो है किसी चीज को कंपेल किया सकता है, कैसे कोई झूठा केस होता है तो उसमें जो झूठा केस किया है उसको कैसे सजा दिलाया सकता है, सारे प्रोसेस है उसमें। तो अगर कोई केस झूठा केस फाइल कर देता है तो हाई कोर्ट में भी सीआरपीसी के तहत ही प्रोविजन था 482 का, जिसमें सीधे ये बात कही जाती है कि टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड सिक्योर एंड ऑफ द जस्टिस। मतलब कि अगर कोई झूठा केस बना करके किसी के खिलाफ में केस फाइल कर रहा है तो ये क्या हुआ, एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। कोर्ट को बनाया गया है, कोई भी विक्टिम है उसको न्याय दिलाने के लिए,
और उसको न्याय नहीं मिले, इसलिए झूठा केस जो फाइल किया गया है, तो ये एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है। इसको फाइल करने के बाद हाई कोर्ट उसको सुनता है और उसमें अगर कुछ ऐसा सब्सटेंस पाता है कि हाँ, यहाँ पर सही में एब्यूजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, तो कोर्ट जो है ऐसे केसेस को क्वॉश भी कर देते हैं। और टू सिक्योर एंड ऑफ द जस्टिस, मतलब हर एक के साथ न्याय होना चाहिए और उसकी रक्षा करने के लिए भी हाईकोर्ट जो है केस को हियरिंग करने के बाद उसको एंड ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए वो डायरेक्शन भी देते हैं। साथ में ये भी देखा गया है कि अब एक फॉल्स केसेस के विषय में एक तरह से और भी समझा देने की कोशिश करेंगे कि जब कोई केस फाइल होता है और उसके अगेंस्ट में फॉल्स केसेस फाइल किया जाता है, तो दोनों पुलिस क्या करती है, जो केसेस सही है उसको भी कोर्ट में भेजती है और जो केसेस झूठा किया गया है उसको भी कोर्ट में भेज देती है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद प्रोसेस आता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए और हर स्टेज पर क्या क्या प्रोसेस किया गया सारा चीज का जानकारी होना चाहिए। उसको जब कोर्ट में सबमिट किया जाता है तो भी जो जिसके खिलाफ में फॉल्स केस किया गया है उसके पास बहुत सारे राइट होते हैं अपना डिफेंस करने का। अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है तो भी पर्सन जो है इस चीज के लिए क्लेम कर सकता है और अगर वो सही में निर्दोष है तो अपने को निर्दोष साबित कर करके केस से बाहर हो सकता है। अगर उसके भी अलग अलग स्टेज होते हैं। अगर कहीं किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास केस फाइल है और फॉल्स केस है, उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसको एफएफ कहते हैं, फाइनल फॉर्म रिपोर्ट, अगर वो फाइल हुआ है और उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में नहीं हुआ है और इसके लिए भी प्रोसेस होता है, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, सेशन कोर्ट में जाते हैं, रिवीजन का प्रोसेस होता है, अपील का प्रोविजन होता है। हर एक स्टेज पर एक्शन लेना पड़ता है। अगर सीआरपीसी में भी हर चीज का प्रोविजन दिया हुआ है कि केस कैसे चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक इंडिविजुअल का दिमाग में अगर कुछ सेट कर गया है और वो जैसे चाहेगा उस तरह से केस को प्रोसीड करेगा। प्रोसीजर में सारा चीज दिया हुआ है और हर पीपुल्स को भी ये चीज की जानकारी होनी चाहिए कि प्रोसीजर क्या कहता है और अगर कोर्ट उस प्रोसीजर को फॉलो करने से डिनाई करता है या नहीं करता है तो कोर्ट को उसके लिए कंपेल किया जा सकता है कि आपको प्रोसीजर ये कह रहा है और आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और उसको फॉलो करवाने के लिए अगर जिस कोर्ट में चल रहा है वो केस और वो फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको सुनने के लिए उसके ऊपर का अदालत होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। 2-3 प्रोसेस को बाउंस कर दिया जाता है क्योंकि लोग, और इसमें एक और भी चीज होता है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि ऐसी जानकारी जो भ्रामक हो, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो भ्रामक उसके लिए भी कानून में ये प्रोविजन है, लेकिन ये भ्रामक तब माना जाता है जब जो एक्चुअल में उससे विक्टिमाइज्ड है वो इस चीज का क्लेम करे कि यहां पर ये बातें कही गई है जो भ्रामक है, संदेह से भरा हुआ है तब, और इसके चलते फेल्यूर ऑफ जस्टिस हो सकता है, तो कोर्ट को उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। और बहुत लोगों को यह नहीं मालूम है कि फॉल्स केस में क्या होता है। अभी तो एक जो एक कानून है सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी गई है, कंप्लेंट होना चाहिए लेकिन फॉल्स कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। और हमारे कानून में भी इस चीज का प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी किसी के खिलाफ फॉल्स केस करता है और जिस दंड के लिए वो एप्लीकेशन देता है, तो जो आदमी इस तरह का फॉल्स केस करता है वो उसी दंड का भागीदार भी होगा। जनरल पीपुल्स को इस बात की जानकारी नहीं है और ये एक राइट मिल जाता है जो इस चीज से क्षतिग्रस्त है, वो कोर्ट में जाए। कोर्ट से डरना नहीं चाहिए,
कोर्ट जो है हम ही लोग के लिए बना हुआ है, पब्लिक के लिए बना हुआ है, और वहाँ जो भी न्याय होंगे, जो कानून बनाए गए हैं उसी के तहत होंगे, और उस चीज को साबित करना चाहिए कि इसने फॉल्स केस किया है और इसमें ये एलिमेंट है और इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर प्रोसीडिंग भी चलता है, और जब प्रोसीडिंग में ये पाया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन झूठा था तो उसको उसके लिए सजा भी दी जाती है। इवन लोगों को ये तक नहीं मालूम होता है कि सिर्फ ये प्रोसेस सिर्फ कोर्ट से ही नहीं, पुलिस लेवल पर भी होता है। अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन फाइल किया है पुलिस के पास और वो इन्फॉर्मेशन झूठा है, इन्फॉर्मेशन एक तो हुआ जो एक्चुअल में विक्टिम है उसने अपना एप्लीकेशन फाइल किया जिसको कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, और दूसरा होता है कि एक जो ऑफेंडर था वो भी अपना एप्लीकेशन फाइल करता है, भले उसका झूठा है, वो भी कहलाता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। और अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी का झूठा है तो दूसरा पार्टी उस पर क्लेम कर सकता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बता सकता है उसका ये इन्फॉर्मेशन झूठा है और इस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये कानून बना हुआ है, जो स्पेसिफिक कानून बनते हैं, जैसे क्रिमिनल के लिए सीआरपीसी है और सिविल के लिए सीपीसी है, तो वहां पर जाकर के वो हाई कोर्ट में जाकर के ये चीज को एप्लीकेशन लगा सकता है कि इसने इस तरह का इन्फॉर्मेशन झूठा दिया, मैंने पुलिस में इस चीज का कंप्लेंट दिया, इसके ये सारे सबूत हैं, और उसमें एटलीस्ट कम से कम पुलिस के पास 6 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट करने का प्रोविजन है, 6 महीने के लिए। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि पुलिस चाहे तो करे और ना चाहे तो ना करे। अगर उसके झूठा कंप्लेंट मेरे खिलाफ में फाइल किया गया है तो उसके लिए मैं विक्टिम हूं और ये मुझे न्याय चाहिए। अगर वहां से प्रोसेस पार करता है तो पुलिस, अगर वो सही में झूठा केस है तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो पहले एफआईआर को सेंड करती है मजिस्ट्रेट को, फिर उसके बाद क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो कोर्ट में सबमिट करती है। अगर वो ये बताती है कि झूठा केस को ये बताएगी सही है, तो पुलिस भी इसके लिए दोषी है, झूठे केस के लिए, और वहां पर पुलिस जो है एफआईआर के केस में कंप्लेनेंट होती है, और इस चीज को प्रूव कर करके उसको भी वो भी सजा के दायरे में आएंगे। तो फॉल्स केसेस में इस तरह से रिमेडीज हैं। अब बात है कि जुडिशियल करप्शन सॉल्यूशंस। जुडिशियल प्रोसेस में क्या होता है? जैसा मैंने बताया कि सीआरपीसी में क्रिमिनल के लिए उसी तरह से सीपीसी में भी प्रोविजन होते हैं। तो जनरल पीपल्स क्या ज्यादातर क्रिमिनल मैटर में ज्यादा समझते हैं, तो सीआरपीसी में सारे प्रोविजन दिए हुए हैं कि जिस समय से अगर किसी आदमी ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है पुलिस को, तो किस ऑफेंस में पुलिस रजिस्टर करेगी, उसके लिए क्या प्रोविजन होंगे। जनरली जब 154 सीआरपीसी में जब केस रजिस्टर होता है, सीआरपीसी के बारे में मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ज्यादातर अभी लोगों के दिमाग में भी सीआरपीसी का ही होगा, बीएनएसएस नहीं होगा, इसीलिए मैं सीआरपीसी को रेफर कर रहा हूं। तो 154 में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में केस को रजिस्टर करती है, और जैसे ही उसमें प्रोविजन है, जैसे ही केस को रजिस्टर करती है, वैसे ही वो उसको बिना डिले किए हुए उस केस को मजिस्ट्रेट को भेजना है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मजिस्ट्रेट को भेजने के बाद वो डायरेक्ट एंटर कर सकता है। लेकिन ऐसा भी देखने में आता है कि पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के पास केस भेजी नहीं और इन्वेस्टिगेशन में एंटर कर गई। नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास पावर नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट एंटर करने का, जब तक मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर नहीं करता है। तो अगर ये नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये कानून को लॉ का वायलेशन होगा। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंटर कॉग्निजेबल केस में ही कर सकती है। उसके बाद वो एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन का कॉपी जो है वो मजिस्ट्रेट के पास सबमिट किया जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उसके चार्जशीट को देखते हैं कि हाँ कॉग्निजेंस लेने लायक है कि नहीं है। अब यहाँ जुडिशियल में क्या दिक्कत होता है कि ज्यादातर ये देखने में आया है, पुलिस जो रिपोर्ट बना के दे दी,
मजिस्ट्रेट कुछ देखते नहीं है, कॉग्निजेंस ले लेते हैं, हालांकि उसमें एलिमेंट नहीं होता है कॉग्निजेंस लेने का। एक सारे केस में देखा जाता है कि 307 कर दिया गया, 307 का भी डिफिनेशन होता है, ग्रेवियस हर्ट का भी डिफिनेशन होता है। अगर वो कानून के तहत नहीं आता है तो उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो ध्यान देते नहीं है इस चीज को, कॉग्निजेंस ले लेते हैं। यहाँ पर भी पब्लिक के पास ये राइट होता है कि उस कोर्ट में वो तो क्योंकि वो ले चुके हैं, इन लोग के क्रिमिनल कोर्ट में ये प्रोविजन होता है, एक बार डिसाइड जो कोर्ट कर देता है उसके बाद उसको रिव्यू करने का पावर नहीं होता है। उसके ऊपर की अदालत में वो फाइल कर सकते हैं कि इस तरह का इसमें फॉल्ट है, कॉग्निजेंस गलत है। नहीं होता है तो 482 में हाईकोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि ये नियम के तहत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। और भी प्रोविजन है, अपील का प्रोविजन है। अगर वहां पर भी कोर्ट नहीं सुनता है तो उसमें उसके ऊपर वाले कोर्ट के पास अपील का पावर होता है, उस चीज को सुनते हैं। तो इस तरह से कई सारे स्टेज होते हैं। अगर इसको नजरअंदाज किया जाता है तो पब्लिक के पास ये राइट होता है कि उसके ऊपर की अदालत में इस चीज को सुनाए और अपने एज पर लॉज अपने रिलीफ के लिए क्लेम करें। बहुत सारी बात ये भी आती है कि जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो एविडेंस दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट में कौन कौन सा चार्ज लगाया और उसके क्या सबूत हैं। लोगों को जानकारी नहीं होती है, केवल चार्ज बता दिया जाता है। चार्ज भी नहीं बताया जाता है, ये कह दिया जाता है कि आप चार्जशीट देख लो। चार्जशीट वो क्यों देखे? कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है, कोर्ट चार्जेस बताए, हालांकि पीपी करते हैं लेकिन सारा चीज जो है वो कोर्ट अपने ऊपर ही सारा चीज सुना देते हैं। पीपी को बताना होता है कि आपके अगेंस्ट में ये चार्जेस है और वो चार्जेस के बेसिस क्या है, एविडेंस क्या है। तो एविडेंस कुछ नहीं दिया जाता है, बता दिया जाता है ये चार्जेस। अगर ये पूछा जाएगा कि एविडेंस क्या है ये बताइए तो अपने देख लो। तो इस तरह का जजमेंट नहीं होता है, ये जुडिशियल करप्शन है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन भी सीआरपीसी में दिया हुआ है। वो नहीं सुनता है उसके ऊपर के कोर्ट में जाएंगे, वो नहीं सुनते हैं उसके ऊपर के कोर्ट में जाएंगे। लेकिन न्याय तो चाहिए ही, गलत को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। गलत को एक्सेप्ट करने के लिए अगर कोई करता है, एडवोकेट जो है वो वहीं तक लेवल होता है कि उसने उनको क्लाइंट को सजेशन दिया और क्लाइंट चाहे किसी भी तरह से, चाहे पैसे से लेकर के हो चाहे किसी तरह से लेकर हो, अगर वो उस चीज को नहीं करता है तो उसके लिए एडवोकेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जो लीगल राइट्स है तो ये लीगल राइट हर देश के नागरिक को है अपने डिफेंस को रखने के लिए। उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको प्रिवेल करने के लिए, और जो उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है उसके खिलाफ में वो हाई कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसको कंपेल कर किया जा सकता है कि मेरा ये फंडामेंटल राइट्स है, इसका हनन हो रहा है, इसको किया जाना चाहिए, रिमेडीज मिलना चाहिए। और जो कानून बने हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी कानून निकले हैं उसमें पब्लिक को राइट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, अगर किसी के साथ कोई ऑफेंस होता है तो उसका राइट है कि सेक्शन 154 और सेक्शन 155 में कंप्लेंट देने के लिए, अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं सुनती है तो उसके सीनियर अथॉरिटी डीएसपी के भी पास ये एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। जनरल पीपुल्स के पास ये कॉन्सेप्ट है कि एसपी के पास फाइल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफिसर इंचार्ज जो है वो कॉग्निजेंस लेता है, ये एफआईआर लॉन्च करता है, कॉग्निजेंस नहीं एफआईआर लॉन्च करता है। और अगर ऑफिसर इंचार्ज नहीं करता है तो ऑफिसर इंचार्ज का जो भी पावर है उसके जितने भी सीनियर ऑफिसर होते हैं सबके पास वो पावर होता है, तो डीएसपी के पास केस फाइल कर सकते हैं। जनरली कॉन्सेप्ट में ये है 154 में कि पुलिस के पास कंप्लेन दिया, अगर वो नहीं करते हैं तो एसपी के पास अपने केस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर एसपी भी नहीं सुनता है तो डायरेक्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और कोर्ट जो है वो मैटर को सुनने के बाद वो 156 में उसके पास पावर था सीआरपीसी में कि वो पुलिस को ये डायरेक्शन देता है कि आप इस केस को रजिस्टर कीजिए और एफआईआर लॉन्च कीजिए। 155 में ये पावर नहीं होता है पुलिस के पास, वो केस को रजिस्टर करती है लेकिन जब तक मजिस्ट्रेट का डायरेक्शन नहीं होगा तब तक वो
एफआईआर लॉन्च नहीं करती। इस तरह से एक तो हो गया कि 156 के तहत, और दूसरा तरीका है, अगर वैसे भी केस रजिस्टर नहीं हो रहा है तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 3 तरह से कंप्लेंट फाइल होता है। एक होता है 191A, जिसके तहत कंप्लेंट से केस फाइल होता है। और वो कंप्लेंट में कैसे केस फाइल होगा, जब कोई एप्लीकेशन दिया जाता है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास, तो 2 विटनेस देने होते हैं। 2 विटनेस को सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ केस कॉग्निजेंस लेने के लायक है या नहीं है। अगर वो कॉग्निजेंस ले लेती है तो पार्टी को नोटिस करेगी और फिर उसका प्रोसीडिंग में इंटर करेगी। दूसरा तरीका होता है पुलिस रिपोर्ट, जो 191B के तहत होता है। उसमें पुलिस जो है वही एफआईआर करती है, एफआईआर की कॉपी जो है मजिस्ट्रेट को देती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन कर करके मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करती है मजिस्ट्रेट के सामने। तीसरा प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन एक्नॉलेजमेंट, 191C। अगर कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और उसका अगर रेफरेंस दिया जाए तो कोर्ट को यह संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि इस तरह के केस में कोर्ट बहुत कम इंटरफेयर करती है, लेकिन अगर ये सबस्टांस है, क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस उसमें रहता है, अगर कोर्ट के पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और अगर उसमें किसी तरह का गलत बयानी दिया गया है किसी के द्वारा, और अगर उसका ये मालूम चलता है कि हाँ इस तरह का ऑफेंस हुआ है, तो कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। या किसी के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया हो और वो डायरेक्ट एविडेंस हो, और या फिर कोर्ट को खुद ये जानकारी मिलती है, एक्नॉलेज होता है कि हाँ इस तरह का क्राइम हुआ, इस तरह का ऑफेंस हुआ है, तो कोर्ट को कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से कोर्ट जो है जो अपने अधिकारों का पालन नहीं करती है, उसके चलते भी पब्लिक को काफी सफर करना पड़ता है। तो इस तरह से लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज होते हैं जिसको लेकर करके अगर पब्लिक अगर जागरूक हो तो फॉल्स केस से बचा जा सकता है। और अगर जो लोग फॉल्स केस करते हैं तो उनको उसी तरह से कॉन्विक्ट किया जा सकता है जिस चीज सजा के लिए झूठा केस फाइल किया गया। अब किसी को और को लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें, और कोई अगर सफर कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। हेलो, हाँ नमस्कार सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बोलिए। सर एक ऐसा हुआ था कि किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे किसी दूसरे का फोटो किसी दूसरे केस में लगा के चला दिया। अब हुआ क्या कि अभी जब पता चला तो उसमें तो जल्दी में फिर क्या किया कि एक साइबर क्राइम जो ब्रांच होती ना, उसमें एक एप्लीकेशन दिया, उसका प्रिंट निकाल के, और उस बंदे ने पता किया जो पेपर का कटिंग आया था, ये पेपर है कहाँ का, मैटर गुजरात का है और पेपर निकला जोधपुर का। तो एडिटर से फोन पे बात हुई कि भाई आपने ये न्यूज दिया है। बोला ये तो मैंने नहीं दिया। तो बोला गया कि भाई पेपर भेजिए, आपने क्या दिया है। तो उसने भी मांगा, तो इधर से भेजा गया, और हकीकत में एडिट किया हुआ था, उसने ओरिजिनल भेजा। बोला ये है ओरिजिनल, ठीक है ना। पेपर गुजरात का और न्यूज कहाँ चल रही है, सॉरी पेपर राजस्थान का जोधपुर का, और न्यूज चल रही है गुजरात में। अब हुआ ये, फिर डीएसपी ऑफिस को दिया और अपने बचाव के लिए 2 दिया एप्लीकेशन दिया। उसके बाद में मीडिया को बुला के भाई ये गलत तरीके से हुआ है, और ये बंदा जिसका न्यूज दिया है वो बंदा है ही नहीं उस नाम का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में करीब 1-1.5 महीने बाद पुलिस बुलाती है, तो पुलिस बोलती है, बोला कि हम ऐसा करते हैं कि वो बंदे को हम बुला के आपसे माफी मंगा देते हैं, समझना बात को। तो वो पुलिस से एक आ गया कि भाई माफी मंगा दोगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो वो बंदा कितने लोगों के साथ किया होगा, इसके लिए मैं तो ठीक है, लेकिन दूसरा किसी के साथ ना हो, इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। राइट सर, ठीक है। तो बोला कि हम देखते हैं। देखने के बाद में 1 महीने बाद लेटर आ जाता है कि कोई एविडेंस नहीं है, किसी के नाम रिपोर्ट नहीं है, तो ये कोई केस बनता ही नहीं, ऐसा करके। नहीं तो इसमें ये पुलिस ने ऐसा रिपोर्ट दे दिया, तो पुलिस की ये रिपोर्ट को, क्योंकि अगर किसी तरह का केस फाइल किया जाता है तो जो ऑफेंडर होता है उसके खिलाफ में केस फाइल किया जाता है। अगर इसमें किसी को एक्यूज्ड बनाया गया है कि हाँ इसने ये गलती किया है और पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है, तो किसी से पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि वो बुला कर करके माफी मंगवा देगा, केस को खत्म कर देगा। कानून में प्रोविजन है कि अगर किसी ने ऑफेंस किया है
तो आईपीसी में उसका सारा चीज दिया हुआ है कि वो किस तरह का ऑफेंस बनता है। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं करता है तो आपको जैसा मैंने बताया कि सीआरपीसी में प्रोविजन 154 में ही है कि वो एसपी को पास आप लिख के दे सकते हैं, और सिर्फ एसपी के ही पास नहीं, ये जो भी रजिस्टर करने का होता है, केस रजिस्टर करने का पावर होता है, वो ऑफिसर इंचार्ज को होता है, एसआई को नहीं। हालांकि ऑफिसर इंचार्ज भी एसआई ही होते हैं, लेकिन वो थाना प्रभारी होते हैं, ठीक है। तो वो थाना प्रभारी जो है केस को रजिस्टर करते हैं और उसको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाता है। उनको केस को रिजॉल्व करने का उनके पास पावर नहीं है। उनके पास है, इफ द केस इज कॉग्निजेबल, यू शुड हैव टू बी रजिस्टर एफआईआर एंड यू हैव टू सेंड दिस बिफोर द मजिस्ट्रेट हु हैज जुरिस्डिक्शन ऑन दिस केस, उनको भेजना है। तो लेकिन जनरली ऐसा ही, अगर वो नहीं करते हैं हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट में रिट फाइल कीजिए, हाईकोर्ट में सीआरपी 482 में जाइए, वहां बताइए, अपने सारा एविडेंस दीजिए, कोर्ट डायरेक्शन देगी और उनको रजिस्टर करना। वो तो सर ठीक है, अभी नॉर्मल आदमी तो हाईकोर्ट कैसे जाएगा? ये भी हाईकोर्ट का एक्सपीरियंस। यही तो मैं बात बोला कि पब्लिक जो है पैसे बचाने के लिए नहीं जाती, एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। ये मेरे साथ हुआ था सर, एग्जैक्टली मेरे साथ ही हुआ नहीं करेगा। हाईकोर्ट बोलेगा जब रेमेडी आपके पास अवेलेबल है नीचे 156 और सेकंड 2 नहीं, यहाँ पर बात क्या आ रही है? यहाँ पर बात आ रही है कि ऑफिसर इंचार्ज को दिया गया और वो केस रजिस्टर करने से इनकार किया। डजंट मैटर, 154(3) में जाएंगे एसपी के पास। नहीं तो बताया तो, एसपी के पास गए, नहीं लिया, मजिस्ट्रेट के पास गए, देखिए नहीं लिया। 154(1) में हम जाएंगे थाने के पास, थाना कुछ नहीं करेगा। हम जाएंगे 1 वीक के अंदर 154(3) में एसपी के पास, वो भी कुछ नहीं करेगा। वो वापस उसी के पास भेज देगा जो भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी है, उसी से पूछेगा। हम राइट इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटर रिपोर्ट लेंगे जो ललिता कुमारी अमेंडमेंट 5 मार्च 2014 का, जिसमें 6 हफ्ते के अंदर इनको रिप्लाई देना रहता है। कंक्लूजन रिपोर्ट देनी रहती है, रिपोर्ट कहते हैं एनडी में फाइनल रिपोर्ट की आपने क्या जांच करी। वो सारे बिंदुओं पर जितने भी विटनेसेस को उन्होंने एग्जामिन किया होगा, जो डिपोजिशन लिए होंगे, वो सारे जो उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए होंगे वो बताने होंगे, पर वो देते नहीं। और जो माफी मंगाने वाली उन्होंने बात की, सीधी बात है, लिफाफा मिल गया होगा तो माफी मंगवा तो खत्म कर नहीं लगा। इसके बाद हम हाईकोर्ट जाएंगे ना, हाईकोर्ट में डब्ल्यूसी में होगा ना एमसीआरसी में होगा, क्योंकि आप 482 में भी जा सकते हैं, ठीक है। आप रिट भी फाइल कर सकते हैं, आप रिट फाइल करेंगे। और हाईकोर्ट तो साफ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि यहाँ पे अगर डब्ल्यूपीपी और एमसीआरसी में एफआईआर के ऑर्डर देने लग जाएंगे ना, तो एक फ्लड बन जाएगा कि यहाँ पर यही काम होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से बोल करके बचा नहीं जा सकता। ये मेरे फंडामेंटल राइट है, ये अगर कोई हमारे साथ ऑफेंस कर रहा है तो ये मेरी ये फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है कि मेरे केस पर रजिस्टर किया जाए। वो केस इस ग्राउंड पर भले किया सकता है कि रजिस्टर कर लिए, आप जाकर करके मजिस्ट्रेट के पास जाइए, रजिस्टर तुमको दोनों केस में करना पड़ेगा, चाहे नॉन कॉग्निजेबल। उसके लिए आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें स्ट्रिक्टली डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि 154(1) में आप जाएं, फिर 3 में आए। जब आपका संज्ञान नहीं मिलता है, अगर थाने से और रिपोर्ट की जानकारी नहीं मिलती है, तो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाए, रीड विद 200 लगे। अगर क्योंकि रीड विद 200 में इसलिए जाए क्योंकि वो करप्ट आदमी क्या करेगा, फिर से आपकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा, उसकी नौकरी में कुछ नहीं जाएगा। 164 की कार्रवाई उसके खिलाफ होगी नहीं, आम आदमी सब कुछ कर नहीं सकता। 200 में कब जाएंगे? 200 में कब जाएंगे? 200 में हमको खुद विटनेस देना पड़ेगा। रीड विद में बोल रहा हूँ, 156 रीड विद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 156 में जाएंगे और पक्ष रखने में या वकील या पक्षकार स्वयं कमजोर होगा तो केस खारिज कर देगा। और 200 में क्या होता है कि आपको अगर सब चीज हम यही पहले डिसाइड कर लें कि ये कमजोर है, वो कमजोर है, हमको तो इसमें इंटर करना है कि हम, मेरे पास सब्सटेंस है, मेरे पास कारण है, कॉज है कि इस चीज के लिए जो है एक्शन लिया जाना चाहिए, और हमको ये राइट मिला हुआ है कि अगर मेरे साथ ऑफेंस हुआ है तो केस को रजिस्टर किया जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहाँ जाऊंगा? इसके लिए तो मैं एफिडेविट लेकर के भी अगर मजिस्ट्रेट के पास जाता हूँ तो संतुष्ट करने में असफल रहता हूँ। और पुलिस, सीबीआई, सीआईडी जैसे मक्कार लोग एक सादे कागज से भी गिरफ्तारी लेके देंगे ना, और 27 मेमोरेंडम को एक्सेप्ट हो जाता है। हमारी बहुत बुरी हालत है इंडिया में लोगों। मैं मतीजा जी के बात से सहमत हूँ। प्रैक्टिकली जो चल रहा है वो बुक से तो बहुत ही डिफरेंट चल रहा है। और जो मजिस्ट्रेट होता है ना सर, बात आती है तो आम आदमी को तो पागल बना के घुमा दिया जाता है। सर बहुत बुरी हालत है सर, वो मेरा ही केस है वो। और राइट्स वाली ये सर सिर्फ हम लोग जैसे वेबिनार्स में डिस्कस कर रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन, कहीं ओरिएंटेशन चल रहा है, वहीं सही लगती है। प्रैक्टिकली
पुलिस के साथ में और इन सब चीजों में ये चीजें लागू ही नहीं होती हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि 144 करोड़ की जनसंख्या है, सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल जो 140 करोड़ की जनसंख्या है ना सर, उसमें इकलौता आदमी हूँ जो 156 का खिलाड़ी हूँ जिसको कोई काट नहीं सकता। मजिस्ट्रेट से कॉग्निजेंस लेके भी दिखा दूंगा, और लेगा भी, और मजबूरी में लेगा, और कानून के तहत लेगा, और 166 की कार्रवाई भी करेगा उस डिलिक्वेंट अपचारी अधिकारी के खिलाफ जिसने आपकी FIR कॉग्निजेंस ऑफेंस की जानकारी होने के बावजूद नहीं ली थी, उसकी भी बैंड बजेगी। और उसके लिए जब आप पार्टी बनाते हैं ना इन दोनों को, तो नोटिस सबको जारी होना चाहिए। क्या होता है, मजिस्ट्रेट इतना होशियार होता है, जब आपको बोलता है कि चलो परिवाद पत्र पेश करो, अगले आदेश में उसको बुलाते हैं, तो आप परिवाद पत्र की कॉपी एक पेश करते हो और केवल थाना प्रभारी के पास जाती है, जबकि 2 होनी चाहिए, वो एक SP के पास भी जानी चाहिए, ताकि वो भी बताए कि तेरे नीचे के अधिकारी ने क्या किया, जानकारी लेके दे। और रिपोर्ट कहाँ से आती है, सिर्फ थाने से। और थाने के पास पावर किसका है, SP का। SP की इतनी औकात ही नहीं है कि SHO को हटा सके, उसका पावर IG के पास है पुलिस रेगुलेशन एक्ट में। केवल SP ट्रांसफर कर सकता, सस्पेंड करेगा IG। अब IG का जुरिडिक्शन जिले में नहीं होता, CSP का DSP का कोई पावर नहीं होता उसके ऊपर, केवल पत्राचार है, पोस्टमैन है वो। हम लोग बड़ी दुविधा में है। पहले तो हमें सिस्टम को समझ लें कि आखिर ये बदमाश लोग बचते कैसे। अगर हम ये हमारी FIR लॉन्च नहीं करेंगे तो सबूत होने के बावजूद भी, तब इनके खिलाफ क्या हो सकता है। हाँ, BNSS में एक अच्छी चीज आई है 223, वो लायबल बनाती है हर रेस्पोंडेंट को कि आप जवाब दें, और उसको क्रॉस का मौका मिलता। ये CRPC में नहीं था। CRPC तो अंग्रेजों की बनाई हुई थी। वो मिलाड, वाकई में मिलाड बोला क्यों जाता है, वो खुदा है, उसकी मर्जी होगी, वो न्याय देगा आपको, नहीं देगा नहीं देगा, क्या कर लेंगे उसका, कुछ नहीं कर सकते उसका। मिलाड के पास 197 को ओवररूल करने का पावर है। ऐसा नहीं है, CRPC जितने अच्छे थे उतने अच्छे मैं BNSS को भी नहीं मानता। CRPC में सारी प्रोविजन दिए हुए हैं। बात यह है कि ये जो सोसाइटी है ये किससे बना हुआ है, हम ही लोगों से बना हुआ है। नहीं, हम लोगों से नहीं बना है, हमारी गलत फहमी है सर। एक बात बताइए, स्टेट की एक पॉलिसी है, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल चलता है कोर्ट में, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, स्टेट वर्सेस सो एंड सो, स्टेट वर्सेस सो एंड सो, सारा कम्युनिटी वर्सेस स्टेट कर दो एक बार, पूरा सिस्टम बैठेगा नीचे आपके घुटनों पे। हमें कभी वो स्टेट के बारे में बोला जाता है, लेकिन स्टेट के बारे में मतलब कि कंसर्निंग ऑफिसर होता है, तो क्योंकि स्टेट के द्वारा वो अपॉइंटेड होता है इसलिए स्टेट लगता है, लेकिन वो कंसर्निंग ऑफिसर होता है जो उसके खिलाफ में केस होता है। जैसे DGP हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, DGP हो गया, तो ये एक अम्ब्रेला है। जब छाता खुलता है तो कोना उस अम्ब्रेला से जुड़ा है जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है लायबिलिटी। मगर यही करप्शन जो है उसी के लिए तो ये वेबिनार है, यही करप्शन को रोकने के लिए तो बात है। अब जो सिस्टम में जो कानून बने हुए हैं उसी के तहत तो रेमेडीज हमको लेने पड़ेंगे। हम तो इसी समाज में रहते हैं ना, इस समाज में जो कानून प्रिवेल कर रहा है उसी में से हम रेमेडीज लेंगे। कोई पदाधिकारी का कि एक FIR होती है उनके विरुद्ध में या उनके फैमिली मेंबर किसी के अगेंस्ट में, FIR में पुलिस क्या करती है कि सामने वाले पक्ष से पैसे लेकर इन्हें फंसाने के लिए एक 420 का एक मुकदमा दायर करती है, परंतु उसमें पुलिस के पास कोई ऐसे एविडेंस होते नहीं है कि उस व्यक्ति को सजा हो सके। परंतु क्योंकि सामने वाले पक्ष से पैसा ले लेती है पुलिस और सामने वाले पक्ष को ये गारंटी दे देती है कि हम ऐसा केस बनाएंगे कि ये इनको सजा मिलेगी ही मिलेगी और इनकी जमानत नहीं होगी, तो इस कंडीशन में पुलिस द्वारा फेक एविडेंस बनाए जाते हैं। खुद पुलिस ही उन्हें क्रिएट करती है और खुद पुलिस बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत करती है, और फेक एविडेंस के आधार पर वो जो व्यक्ति है जिनके अगेंस्ट में मुकदमा पंजीबद्ध होता है उन्हें सजा भी हो जाती है। अब उनका कहना है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मामला बता रहे हैं कि लगभग 8 साल पुराना है और सजा हो चुकी है, अभी उनके भाई कोई बेल पर बाहर है, परंतु जो एविडेंस लगे जिनके आधार पर सजा दी गई वो सारे फेक है। तो हमारा मार्गदर्शन करें। तो जैसा आपने बोला कि एविडेंस फेक है, यस, तो कोई भी अगर कंप्लेंट फाइल की जाती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन फाइल किया जाता है, तो प्रूफ करने का बट जो जिम्मेदारी होती है उसी की होती है जिसने कंप्लेंट फाइल किया है, जो ये कहता है एविडेंस फेक है, ठीक है। तो उसके पास ये सारी चीज मौजूद होने चाहिए ये बताने के लिए कि एविडेंस जो है फेक है। अगर एविडेंस फेक है तो जैसा मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन कर करके अपना रिपोर्ट सबमिट कर देना ही जरूरी नहीं होता है, उसको ये भी बताना होता है कि क्या क्या चार्जेस लगा हुआ है और उसके एविडेंस क्या है। उस चीज को चैलेंज किया जा सकता है, और जनरली जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है 340 में जाकर करके ये कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास कि इसमें ये एविडेंस गलत है, और अगर एविडेंस गलत पाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस है तो केस से बच गया, पुलिस के ऊपर भी एक्शन होता है, क्योंकि उसने अगर जो गलत किया है वो भी ऑफेंस है और उस पर भी ट्रायल चलता है।
बस इतना ही अंतर होता है कि कोई भी जो सरकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर केस चलाने के लिए अप्रूवल लेना होता है, और नहीं तो लोकायुक्त के पास केस फाइल करना होता है और वहां पर उसको प्रूफ करना होगा, फिर उसके ऊपर केस चलेगी और जो उसके लिए पनिशमेंट निर्धारित है वो पनिशमेंट भी उसको मिलेगा। जी बिल्कुल। तो इनका आगे ये पूछना था कि अब इनके भाई को सजा हो चुकी है, अब 7-8 साल बाद ये क्या कर सकते हैं इस केस में? ये अगर इनके पास ये एविडेंस है कि ये एविडेंस फेक था, फॉल्स था, और उसको प्रूफ कर सकते हैं, लोकायुक्त के पास केस फाइल करें और हाईकोर्ट में रिट भी फाइल कर सकते हैं, जिसमें ये बातें कही गई है कि ऐसा कोई भी दोष जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के वक्त तक और जिस समय ये केस फाइल किया जा रहा है उस समय तक कोई ऑफेंस का डिफिनेशन नहीं दिया गया है और किसी को कॉन्विक्ट कर दिया गया उस ऑफेंस के लिए। तो उसके लिए वहां रेमेडीज है, उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 340 में जाकर करके या फिर लोकायुक्त में जाकर करके, और ये हाई कोर्ट में रिट लगा करके उसके लिए जो ऑफेंस किए हैं उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो वो अभी 7 साल बाद भी फिर से लोकायुक्त में जाकर केस दायर कर सकते हैं। हाँ, लोकायुक्त के पास जाकर के ये बताएंगे कि उसने क्या क्या ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ इसने ये ऑफेंस किया। अगर वो प्रूफ हो जाता है तो लोकायुक्त इसके लिए ऑर्डर कर सकता है कि इसने इस तरह का ऑफेंस किया है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, बाकी किसी अन्य सदस्यों के सवाल हैं तो वो कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को जानकारी में है कि हम हर सैटरडे संडे को किसी नए टॉपिक के साथ कोई लीगल एक्सपर्ट को लेकर आते हैं जिसमें आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। अगला सैटरडे संडे को फिर एक वेबिनार है, उसमें ऑनरेबल एमपी से रिटायर्ड जस्टिस हमारे साथ होंगे। थैंक यू सर। शैलेंद्र सर, मैं गुरुग्राम में मेरी प्रैक्टिस है और जी नमस्कार। करीब 3 साल पहले का एक मैटर मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं मेरे। एक बंदे ने होम इंटीरियर ऑनलाइन देखकर अपने ऑर्डर दिया होम इंटीरियर के लिए, और सम लेडी वाज देयर। उसने पैसे लिए और 30% काम किया, पैसे ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ले लिए, 70 मतलब 100% में से 30% काम किया और वो गायब हो गई। उसके लिए पुलिस FIR नहीं लॉन्च करी। फिर मैंने SP ऑफिस में कंप्लेन करी कि इसकी दर्ज कराई जाए। पुलिस के पास गया वो कंप्लेन। पुलिस ने क्या करा कि मुझे बुलाया, उस लेडी को बुलाया और क्लाइंट को बुलाया, पता नहीं क्या डिस्कशन करा, लेकिन अंत में वो लेडी हाथ नहीं आई। उस लेडी का डिटेल्स के बारे में सिर्फ एक उसका फोन नंबर है क्लाइंट के पास में। और उसमें क्या दिक्कत ये आ रही है कि अब पुलिस वाला मेरे से कह रहा है कि आप RTI के थ्रू मेरी रिपोर्ट ले लो, वो लेडी तो आ नहीं रही, वो FIR लॉन्च करने से मना कर रहा है। वो कह रहा है 420 भी नहीं है, इसमें तो फ्रॉड भी नहीं है, तो इसमें तो ये भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है और 156(3) का सर आप भी जानते हैं लीगल एक्सपर्ट कि उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है लॉन्च होने में FIR, उसमें ऑलरेडी वो एक्सटेंड होते रहता है, डिले होते रहता है। तो इसमें आप क्या सोल्यूशन दोगे मुझे? पहली बात कि आपने बताया कि वो लेडी आपके घर में काम की थी, तो उसके लिए जब भी कोई इस तरह से काम किया जाता है तो उसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन होता है। सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन में बस ये था कि बहुत रिटन फॉर्म में नहीं हुआ है, बस इतना है कि उसने यही बात होती है ना, ऑनलाइन दी है। जी यही बात होती है कि किसी केस को फाइल करने में उसको प्रूफ करना होता है। जो भी कंप्लेंट चाहे इंफॉर्मेशन जो भी फाइल करता है तो उस बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर होता है, उसको साबित करना होता है। सबसे पहली बात तो ये कि वो लेडी आपके घर में काम की तो उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे और उसने क्या फॉल्ट किया, उसको देखना जरूरी है। और जब आप इस चीज का इंफॉर्मेशन अगर पुलिस के पास देती हैं तो पुलिस के पास ये जरूरी होता है ये देखना कि जो भी आपने, क्योंकि आप उसमें सेक्शन नहीं डालते हैं कि कौन कौन सेक्शन के तहत उसने ऑफेंस किया है, तो पुलिस अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए वो ये देखते हैं कि ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तब तो FIR लॉन्च करेगी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो वो केस, दोनों ही केस में एक चीज ध्यान देने की बात है, चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, रजिस्टर करना जरूरी होता है। वो कोर्ट अगर वो रजिस्टर नहीं करती है तो आप इस चीज के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उसको कंपेल करवा सकते हैं कि मेरे केस को भले ही नॉन कॉग्निजेबल क्यों ना था लेकिन उसको रजिस्टर किया जाना चाहिए था। और जहां तक कि स्पेशली जो बात है 156 की, 156 का भी इस्तेमाल विशेषतः उस केसेस के लिए होना चाहिए जो केस 155 के तहत रजिस्टर होती है, क्योंकि उसमें साफ बातें कही गई है कि जो नॉन कॉग्निजेबल केस होगा उसको रजिस्टर किया जाएगा, लेकिन पुलिस कहेगी कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, फिर मजिस्ट्रेट उसको देखेगी कि हाँ इसने ऑफेंस किया है तो 156 में कहेगी कि अब आप इस पर FIR रजिस्टर कीजिए। ठीक है, तो ये चाहे कोई भी ऑफिसर है आप ही बोलेंगे कि हमारे लीगल राइट का हनन हो रहा है। तो लीगल राइट का हनन कब हो रहा है? जो लॉ बना हुआ है और जो आपको प्रिविलेज दी गई है, जो रिमेडीज दी गई है, अगर उसका अनुपालन नहीं होता है तब आपके लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट होता है और तब उसके लिए आप कंपेल करवा सकते हैं। तो अगर आप
वहां पर ये चीज सबमिट कीजिएगा कि वो हम आपके सामान को चोरी करके ले गया, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आप बात कर रहे हैं वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात आता है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास क्या एविडेंस है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को शो करता है, तो वो तो आपको एविडेंस देना ही पड़ेगा। जब पुलिस भी केस रजिस्टर करेगी तो आपसे पूछेगी। ये समझिए कि ये एक्शन नहीं लिया जाता है। मैंने क्या बताया, अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसके ऊपर भी एक्शन होता है। आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास फाइल कर रही है, चाहे कोर्ट में फाइल कर रही है, आपके पास वो एविडेंस होना चाहिए ये प्रूफ करने के लिए कि जो भी बातें आपके द्वारा इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट में फाइल की जा रही है उसका एक एक तथ्य आपके पास है। सर जैसे पेमेंट तो सारी ऑनलाइन हुई और बाकी चीजें ये है। अब सर ऐसे मोटा मोटा ऐसा समझिए, हम लोग सब लोग आम आदमी लोग हैं, हम अगर किसी कारपेंटर को हायर करते हैं तो मुझसे रिटन फॉर्म में तो अग्रीमेंट करते नहीं है ना, बहुत छोटी सी चीज है। तो इट इज लाइक द सेम थिंग, वैसा ही हुआ, कोई बहुत बड़ा सा ऐसा नहीं। आपने बताया, आपने अभी क्या बताया कि ऑनलाइन पेमेंट किया गया। अब इसके टेक्निकलिटीज को एक एडवोकेट जानते हैं। अब उससे कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे और ये कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि हम लोग की तरफ एक कहावत है कि भोज के दिन में कोड़ा नहीं रोपा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि एडवोकेट के पास वो सारा ज्ञान है, उसको ये टेक्निकलिटीज मालूम है कि अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो कैसे प्रूव करेगा कि जो ये बात बोलेगा, जो ऑफेंस किया है, जो ये बोलेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया गया है, वो तो कोर्ट में प्रूव कर दिया जाएगा ना। सर वो तो ठीक है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि एफआईआर तो लॉन्च ही नहीं हो रही, प्रूफ तो करेंगे, क्यों नहीं हो रही? वही तो मैं बताया कि दो तरह का केस होता है। हिंदी में समझना चाहते हैं तो संज्ञानात्मक अपराध और असंज्ञानात्मक अपराध। वो समझ रही हूँ मैं, 156, 155, 153 सब समझ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप मेरे को नेक्स्ट क्या लीगल स्टेप बताएंगे कि वो एसपी ऑफिस वाला कंप्लेन तो नील बट्टे सन्नाटा हो गया, तो और नेक्स्ट क्या आप सजेस्ट करिएगा? आप जब पुलिस के पास गई और अपने इंफॉर्मेशन को दी तो उसमें आप ये चीज अपना एविडेंस को भी लेके जाइए कि ये सारी इंफॉर्मेशन है। अगर पुलिस उस पर एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, आप एसपी को लिख के दे सकते हैं, और अगर एसपी भी नहीं करती है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और जो कि 156 के तहत वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देगी। आप पुलिस को बोलिए मेरा कॉग्निजेबल हो अथवा नॉन कॉग्निजेबल हो, पहले आप इसको रजिस्टर कीजिए, और रजिस्टर करा करके आप कोर्ट में चले जाइए, वहां दीजिए और इस चीज का जानकारी दीजिए कि 155 में मैंने एप्लीकेशन दिया था और जिसको पुलिस के पास ये रजिस्टर किया गया है, और इस पर जो है 156 की कार्रवाई की जाए। अगर उसमें भी नहीं होता है तो आपके पास अगर 2 विटनेस है तो फार बेटर है। कंप्लेंट केस फाइल करने के लिए आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, अपना स्टेटमेंट ऐसे करवाइए और विटनेस का डिपोजिशन दिलवाइए और अपना केस इंस्टीट्यूट कीजिए। उसके बाद बुलाया ये एडवोकेट को, उसके बाद प्रक्रिया मालूम है, फिर उसी कैसे 2 विटनेस आ गया, आपके पास एविडेंस हो गया, अब उससे कैसे बात को निकलवाना है उसका प्रोसेस जो है एडवोकेट को मालूम है। तो सर ये केस रिकवरी सूट में जाएगा कि समरी सूट में जाएगा? आप इसको जो है ये तो आपको पैसे को रिकवर करना है तो आप तो कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते थे, ठीक है। सर उस लेडी का कुछ एड्रेस वगैरह भी नहीं है और पुलिस वाली ने भी नहीं डिटेन करा, तो अगर उसका कोई एड्रेस आता पता आपके पास नहीं है तो कोर्ट भी लेने से मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट को भी जो घर और जो ऑफिस उसने दिखाया था वो तो पैसा लेके चंपत हुई, तो वो सब मैडम मैंने क्या बताया, ध्यान देने की बात है। हम लोग को इस सारे टेक्निकलिटीज को बहुत मेहनतली लेना पड़ता है और बहुत बारीकी से लेना पड़ता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास है। आपको प्रूफ आप शिकायत कर रही हैं, आपको प्रूफ करना है कि हाँ ये चीज हुआ है। जी ये तो सर मालूम है। चलिए इस बात को यहाँ खत्म करते हुए ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी ये रहता है ना कि काम कैसे करना है। तो मेन मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि उनके पास प्रूफ रहना चाहिए। अगर वो किसी की हेल्प भी कर रहे हैं ना तो उनके पास एक प्रूफ रहना चाहिए। जब भी कोई उनको कंप्लेन करे तो रिटन में जरूर लेना है, क्योंकि उस समय वो भी बदल सकते हैं। जैसे किसी ने पैसे दे दिए, उन्होंने कंप्लेन किया, उनको किसी ने पैसे दे दिया, अब वो बोलेगी कि मैंने तो कोई कंप्लेन किया ही नहीं, आप वर्क कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, और साथ साथ हो सकता है वो आप पे भी कंप्लेन कर दें। एकदम हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए हमेशा अगर आप आगे काम करें, आगे जो भी केसेस को आगे बढ़ाए, तो सबसे पहले उनसे रिटन में लेकर उसके बाद उनका सिग्नेचर लेकर। एक बात और मैं बताना चाहूंगा जो कि मैं अभी दिमाग में आया उस बात को। अगर आपकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती है, आजकल बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है, ऑनलाइन अपने इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कीजिए। जी सर, जी। और एक कॉपी अपने पास रखे। नहीं, वो कॉपी तो अपने आप आ जाता है। ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। ये एक अच्छा एविडेंस होगा कि आपने पुलिस के पास एप्लीकेशन दिया था, और नहीं तो फिजिकल फॉर्म में देंगे, वो ये भी डिनाई कर देंगे मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आता। सबसे अच्छा तरीका है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आप कहते हैं इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट, उसको तो आप
कीजिए ही, क्योंकि ऑनलाइन से मिटाया नहीं जा सकता है, उसका रिसीविंग भी आता है और आप ऊपर की अदालत में ये कह सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर किया था, उसमें ये देखा जा सकता है कि हाँ जो सब्सटेंस है उसमें कॉग्निजेबल है या नहीं है। अगर कॉग्निजेबल नहीं है तो पुलिस के ऊपर दायित्व नहीं बनती है, अगर कॉग्निजेबल है तो कोर्ट इस पर एक्शन ले सकता है कि कॉग्निजेबल होने के साथ तुम्हारी दायित्व ये बनती थी कि आप उसका एफआईआर रजिस्टर कीजिए और इन्वेस्टिगेशन में इंटर कीजिए, क्योंकि ये कानून में प्रोविजन है, आपने उसका पालन नहीं किया, दैट मींस डिसओबे ऑफ लॉ, देन once under section 166 and 167 there is a violation of law और उसके लिए पुलिस को भी पनिशमेंट है। हाँ, इसके लिए भले आपको लोकायुक्त के पास जाना चाहे पड़े या फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, तब उसके ऊपर एक्शन होगा, लेकिन एक्शन होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन दिए हुए है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर इसलिए ये एक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो जो है उस पोजीशन पर काम करते हुए ऐसा किया, अगर उसने सही में भ्रष्ट काम किया तो एक्शन उस पर होगा। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। विजय बहादुर जी, अब अपना थैंक्सगिविंग करके इस वेबिनार को अभी खत्म करें। जी थैंक यू। टेक्निकल इशू की वजह से मैं मीटिंग नहीं कर सका इस बात के लिए, और क्योंकि समय की समाप्त होती है, धन्यवाद करने के एक दिन में बोलना चाहता हूँ कि सारी चीज सुनने के बाद एक चीज सबसे बड़ी बात की नकारात्मक है, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, जब तक हम उससे बाहर निकलेंगे तब तक हम लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक हम लड़ाई को लड़ेंगे नहीं, किसी चीज को जीता नहीं जा सकता बिना लड़ाई। वो लड़ाई किसी के साथ होनी चाहिए। हमारे सर जी ने बड़ी बात बताई, बड़ी अच्छी जानकारी थी, उस जानकारी उन्होंने एक ये कहा कि जिस दिन हम गलत चीजों को एक्सेप्ट करने की आदत छोड़ देंगे उस दिन हम सारी लड़ाई जीत जाएंगे। और जैसे कुछ हमारे मेंबरों का कि हमारी बात सुनी जाती, हम कहीं जाते हैं तो धरातल पर कुछ चीजें और होती है, कुछ चीजें होती हैं, तो भाई हम बैठे हैं, ये संस्थाएं कितनी बैठी हुई है, इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं। आप आइए लीगल वे में हमारे हम आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी बात हो सकता है डीसीपी ना सुने, हम चलेंगे, हम लेटर लिखेंगे, वो हमारी बात सुनेंगे, हम बात जरूरत पड़ेगी तो डीआईजी तक जाएंगे, आईजी तक जाएंगे, हम उनको लेटर लिखा जाएगा। हमारे नेशनल लोग कैसे बैठे हुए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा, अपनी नेशनल टीम का आज मुझे व्यक्त करने का मौका मिला, और आप सभी लोग धन्यवाद देते हैं उन्होंने इस वेबिनार मीटिंग को ज्वाइन किया। मैं सर जी को धन्यवाद देता हूँ कि जितनी भी क्योंकि कुछ जानकारी हम लोग को है काम की, इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि जितनी भी जानकारी आपने दी, ये चीजें जानकारी में अगर लगाए तो बहुत हद तक हम लोग हिमाचल करने से लोगों को बचा सकते हैं और अपने आप। अंत में सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में इस चीज की उम्मीद करता हूँ कि हमारी संस्था के द्वारा ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। उन लोगों का बहुत बहुत इसी के साथ मीटिंग के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।